हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राधे राधे। मैं प्रिंस कुमार, करंट अफेयर्स की प्रिंस कुमार श्रृंखला में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हाई फाई स्टडी 94 और SCSE व्यू पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता होगा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा कल अपना कैलेंडर जारी कर दिया गया, जिसमें 27 अक्टूबर 2024 को PCS की परीक्षा और 22 दिसंबर 2024 को समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा निर्धारित की गई है। तो दोस्तों, अब जरूरत है हमें नींद से जाग जाने की। ठीक है, आज इस मोटिवेशन के साथ कि जिंदगी भी कच्ची नींद की तरह है। अगर आपने उठने का फैसला कर लिया है तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। जिंदगी भी कच्ची नींद की तरह है। यदि आपने उठने का फैसला कर लिया है तो आपको सफल होने से, जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। और यदि आपने सोना स्वीकार कर लिया है तो फिर आपको सफल कोई नहीं बना सकता है। फैसला आपके हाथ में है, सोना है या जागना है। इस मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं आज का अपना करंट अफेयर्स। देखते हैं क्या कुछ है खास आज के करंट अफेयर्स में। शुरुआत करते हैं। आइसलैंड, आइसलैंड की नई राष्ट्रपति कौन बनी? जी हाँ दोस्तों, आइसलैंड जो कि यूरोप महाद्वीप का एक देश है। आइसलैंड जिसकी राजधानी है आइसलैंड की राजधानी है रिकजाविक। रिकजाविक, ठीक है। आइसलैंड की राजधानी रिकजाविक। आइसलैंड में अभी हाल ही में चुनाव हुआ है। आइसलैंड में जो चुनाव हुआ उसमें नए राष्ट्रपति कौन बनी है? ये नई राष्ट्रपति बनी है हल्ला टॉमसडॉटिर। हल्ला टॉमसडॉटिर। हल्ला टॉमसडॉटिर आइसलैंड की नई राष्ट्रपति बनी है। ये दूसरी महिला राष्ट्रपति है। आइसलैंड की दूसरी महिला राष्ट्रपति है। आइसलैंड की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? हल्ला टॉमसडॉटिर बनी है। यह प्रश्न बन सकता है कि आइसलैंड की नई राष्ट्रपति कौन बनी है? तो आइसलैंड में नया राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया था? आइसलैंड में नया राष्ट्रपति हल्ला टॉमसडॉटिर को नियुक्त किया गया है। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो गुनी जोहानसन का स्थान लिया। इन्होंने गुनी जोहानसन का स्थान लिया। इससे पहले गुनी जोहानसन जी थे। ठीक है। आइसलैंड जिसकी राजधानी है रिकजाविक। रिकजाविक यानी आइसलैंड में नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? हल्ला टॉमसडॉटिर। आइसलैंड यूरोप महाद्वीप का एक देश है और इससे जो आर्कटिक वृत्त है वो गुजरता है। आर्कटिक वृत्त यहाँ से गुजरता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है NHRC के कार्यकारी अध्यक्ष कौन बना? NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? विजया भारती सयानी को नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया है? विजया भारती सयानी को। ठीक है, विजया भारती सयानी को NHRC का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। NHRC का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? विजया भारती सयानी को नियुक्त किया गया। ठीक है। NHRC के इससे पहले अध्यक्ष कौन थे? AK मिश्र जी थे। इससे पहले अध्यक्ष कौन थे? AK मिश्र थे। एक्स चेयरमैन कौन थे? एक्स चेयरमैन AK मिश्रा। ठीक है, AK मिश्र। ठीक, AK मिश्र थे। NHRC के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया? विजया भारती सयानी को नियुक्त किया गया। NHRC जिसकी स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993 को। कब हुई थी? 12 अक्टूबर 1993 को नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। 12 अक्टूबर 1993 को नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जब आयोग स्थापित किया गया तो इसके पहले अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो पहला अध्यक्ष कौन था? पहला अध्यक्ष न्यायमूर्ति जस्टिस रंगनाथ मिश्रा। कौन थे? रंगनाथ मिश्र। ठीक है, पहले कौन थे? जस्टिस रंगनाथ मिश्र थे। और विजया भारती सयानी को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। विजया भारती सयानी को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये पहले एडवोकेट के रूप में काम कर चुकी हैं। तेलंगाना हाईकोर्ट में एडवोकेट के रूप में काम कर रही थी। ठीक है, फिर ये AK मिश्र की स्थान नहीं है। AK मिश्र इससे पहले अध्यक्ष थे। AK मिश्र अशोक कुमार मिश्र जी इसके पहले अध्यक्ष थे। NHRC जिसकी स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993 को। NHRC एक्ट कब आया था? ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। NHRC एक्ट आया था 1993 में। NHRC एक्ट कब आया था? 1993 में आया था। NHRC एक्ट 1993 के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी, जिसके पहले अध्यक्ष जस्टिस रंगनाथ मिश्र जी हैं। जिसके पहले अध्यक्ष जस्टिस रंगनाथ मिश्र जी हैं। और वर्तमान में इसके कार्यकारी अध्यक्ष किसे बनाया गया है? विजया भारती सयानी जी को इसका कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। इनसे विजया भारती सयानी जी से पहले जो अध्यक्ष थे वो थे अशोक कुमार मिश्र जी, जस्टिस अशोक कुमार मिश्र, जो अभी रिटायर हो चुके हैं और उनके स्थान पर विजया भारती सयानी को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। UEFA, ठीक है, चैंपियंस लीग
यूईएफए ये यूरोप का चैंपियंस लीग है फुटबॉल का। किसका है? फुटबॉल का। ठीक है, फुटबॉल का चैंपियंस लीग है, फुटबॉल का चैंपियंस लीग है। ठीक है, तो यूएफए चैंपियंस लीग की विजेता डार्टमुंड को हराकर कौन बना है? कि विजेता कौन बना है? डार्टमुंड क्लब को हरा के कौन बना है? डार्टमुंड क्लब को हरा के कौन बना है? ठीक है, तो विजेता डार्टमुंड क्लब को हरा के कौन बना है? तो डार्टमुंड क्लब को हरा के कौन बना है? रियल मैड्रिड बना है। कौन बना है? रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड बना है। ठीक है, रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड क्या हुआ है? रियल मैड्रिड 15वीं बार, रियल मैड्रिड जो है 15वीं बार, कितनी बार? 15वीं बार ये बना है विजेता। यूईएफए चैंपियंस लीग यूरोप का सबसे बड़ा फुटबॉल माना जाता है। यूरोप का सबसे फुटबॉल खेल प्रतियोगिता मानी जाती है। यूरोप की सबसे बड़ी फुटबॉल प्रतियोगिता मानी जाती है यूईएफए चैंपियंस लीग। इसमें डार्टमुंड क्लब को हरा के रियल मैड्रिड 15वीं बार विजेता बन चुका है। कौन से नंबर पे? 15वीं बार जीत चुका है। किसको हराया? डार्टमुंड क्लब को हराया। रियल मैड्रिड कहाँ का क्लब है? तो रियल मैड्रिड स्पेन का है। कहाँ का है? स्पेन का है। आपको पता ही होगा, मैड्रिड स्पेन की राजधानी है, उसी के नाम पे इसका नाम पड़ा है रियल मैड्रिड। स्पेन जिसकी राजधानी है मैड्रिड, यहाँ पे है मेसेटा का पठार, साथ में स्पेन में मेसेटा का पठार है। ठीक है, स्पेन की राजधानी मैड्रिड। मैड्रिड किस नदी के किनारे? मैंजियर नदी के किनारे पे है मैड्रिड। मैड्रिड किस नदी के किनारे है? मैंजियर। मैंजियर। ठीक है, मैंजियर नदी के किनारे है मैड्रिड। ठीक है, मेसेटा का पठार भी वहीं पे है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दार एस सलाम, दार एस सलाम बंदरगाह का प्रबंधन किस भारतीय कंपनी के द्वारा किया जाएगा? दार एस सलाम बंदरगाह का प्रबंधन किस भारतीय कंपनी के द्वारा किया जाएगा? तो है अडानी पोर्ट। किस कंपनी के द्वारा किया जाएगा? अभी हाल ही में समझौता किया गया है। अडानी पोर्ट ने अडानी पोर्ट ने 30 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए? 30 वर्षों के लिए दार एस सलाम बंदरगाह के प्रबंधन की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है। अडानी पोर्ट ने दार एस सलाम बंदरगाह के प्रबंधन की जिम्मेदारी ली है। किसने ली है? अडानी पोर्ट्स ने ली है। अडानी पोर्ट्स जो कि हाल ही में बीएससी में शामिल होने वाली पहली जो कंपनी भी बन गई है, बीएससी में शामिल होने वाली पहली कंपनी भी बन गई है। ठीक है, अडानी पोर्ट्स निजी क्षेत्र से पोस्टल क्षेत्र में। ठीक है, दार एस सलाम बंदरगाह कहाँ पर है? तो यह है तंजानिया में। कहाँ है? तंजानिया में। कहाँ है? तंजानिया। तंजानिया कहाँ पे है? अफ्रीकी कंट्री का देश है। ठीक है, AFRICA, अफ्रीका का देश है। ईस्टर्न अफ्रीका पे है, यानी साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, फिर तंजानिया। मोजाम्बिक के ऊपर ये देश है, मोजाम्बिक के ऊपर देश है। आप अगर मैप में देखेंगे, मान लीजिए अगर हम ये अफ्रीका का मैप बनाते हैं, तो इधर से ये जो मेडागास्कर है, मेडागास्कर के ऊपर यहाँ पे है तंजानिया। ठीक है, यहीं पे दार एस सलाम बंदरगाह है। ठीक, दार एस सलाम बंदरगाह कहाँ पर है? तंजानिया में है। तंजानिया जिसकी राजधानी है डोडोमो। तंजानिया जिसकी राजधानी क्या है? डोडोमो। तंजानिया जिसकी राजधानी क्या है? डोडोमो। तंजानिया जिसकी राजधानी क्या है? डोडोमो। और तंजानिया में दार एस सलाम बंदरगाह है। दार एस सलाम बंदरगाह का प्रबंधन किस भारतीय कंपनी के द्वारा किया जाएगा? इसके लिए समझौता अडानी पोर्ट्स ने किया है। कितने वर्षों के लिए? 30 वर्षों के लिए किया है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा 27 अक्टूबर आपकी बार पार करना है प्रारंभिक परीक्षा को, किसी भी हाल में पार करना और मुख्य परीक्षा तक पहुंचना है। ठीक है, तो दार एस सलाम बंदरगाह का प्रबंधन किस भारतीय कंपनी के द्वारा किया जाएगा? अडानी पोर्ट्स के द्वारा किया जाएगा। 30 वर्षों के लिए लिया गया इसे लीज पर। तंजानिया में है ये दार एस सलाम पोर्ट, और ये तंजानिया जिसकी राजधानी है डोडोमो। तंजानिया जिसकी राजधानी क्या है? डोडोमो। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 2 जून 2014 से आंध्र प्रदेश की नई 2 जून 2024 से आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या हो गई? मतलब आज 4 जून है, 4 जून के अपने 2 जून 2024 से आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या हो जाएगी? वो है अमरावती। क्या है? अमरावती। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या है? अमरावती है। क्यों ये प्रश्न बन सकता है? क्योंकि जब 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ था, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 को जब लागू हुआ था, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2 जून 2014 को जब लागू हुआ था, यह अधिनियम में उल्लिखित था, अधिनियम में वर्णित किया गया था, साफ साफ शामिल किया गया था कि 10 वर्षों तक 2 जून 2014 से लेकर 2024 तक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संयुक्त राजधानी हैदराबाद रहेगी। आंध्र प्रदेश और हैदराबाद की संयुक्त राजधानी कौन रहेगी? हैदराबाद रहेगी। तो जी हाँ दोस्तों, तो 2 जून 2014 को जो निर्धारित तिथि निश्चित की गई थी 2 जून 2024 यानी 10 वर्षों के लिए, तो 10 वर्ष 2 जून 2024 को पूरा हो गया, और 2 जून 2024 से नई राजधानी आंध्र प्रदेश की हो गई अमरावती। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या हो गई? अमरावती। इससे पहले आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश जिसकी स्थापना हुई थी 1953 में पहली बार, आंध्र प्रदेश जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1953 में पहली बार
तेलुगु भाषी राज्यों को अलग करते हुए, तेलुगु भाषी राज्यों को अलग करते हुए आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 1953 में। कब? जब श्री रामल्लू जी अपने आमरण अनशन के बाद जब लंबे समय के आमरण अनशन के बाद जब इनका निधन हो जाता है, तो आनंद फानन में आंध्र प्रदेश का गठन किया जाता है भाषाई आधार पे। भाषाई आधार पे क्या किया जाता है? गठन किया जाता है। भाषाई आधार पर राज्यों के गठन करने के लिए, जो राज्यों के पुनर्गठन के लिए भारत में 3 आयोग बने थे। धर आयोग बना था, धर कमीशन बना था, धर कमीशन बना था, फिर बना था जेवीपी कमीशन बना था, और फिर बना था जेवीपी कमीशन बना था। उसके बाद बना था फजल अली, ठीक है, फजल अली कमीशन, ठीक, फजल अली कमीशन, ठीक है, फजल अली कमीशन। 3 कमीशन बनाए गए थे। तो धर कमीशन और जेवीपी कमेटी में, धर कमीशन और जेवीवीपी कमेटी में, जेवीवी जवाहर वल्लभ और पट्टाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई थी धर कमीशन, और धर कमीशन उससे पहले बनाया गया था एस के धर की अध्यक्षता में। जेवीवी कमीशन बना था उसके बाद। धर कमीशन और जेवीवी दोनों ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की जो आवश्यकता थी, जो मांग थी, उसे खारिज कर दिया था और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की थी। किंतु 1953 में स्थितियां बदलती हैं और तेलुगु भाषी राज्यों को अलग करने के लिए विशालांध्र आंदोलन होता है। विशालांध्र आंदोलन की उपज होती है आंध्र प्रदेश राज्य। आंध्र प्रदेश राज्य जो बनता है श्री रामल्लू के निधन के बाद बनाया जाता है 1953 में, और फिर 1953 में ही कमेटी बनाई जाती है फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के लिए। राज्य पुनर्गठन समिति बनती है जिसमें फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और इसके साथ फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और के मुंशी जी थे। 3 लोगों शामिल थे और 3 लोगों की अध्यक्षता में जो कमेटी बनती है 1955 में अपनी रिपोर्ट देते हैं। 1955 में जब रिपोर्ट देते हैं तो 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम आता है। अपनी रिपोर्ट में ये 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश गठन करने की मांग करते हैं, किंतु 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश गठन करने की सिफारिश करते हैं। ये जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम आता है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम से पहले जो पुनर्गठन की सिफारिश की थी फजल अली कमेटी के द्वारा, फजल अली राज्य पुनर्गठन जो समिति बनी थी, उसमें जो 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के गठन की सिफारिश की मांग को अस्वीकार करते हुए भारत सरकार के द्वारा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए जाते हैं। कब? 1956 में। 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए जाते हैं 1956 में। उसमें से आंध्र प्रदेश भी एक राज्य है। आंध्र प्रदेश जब स्थापित हुआ था उस समय उसकी राजधानी थी कुर्नूल। क्या थी? कुर्नूल। आंध्र प्रदेश जब स्थापित हुआ था तो उस समय उसकी राजधानी क्या थी? कुर्नूल थी। आंध्र प्रदेश जब स्थापित हुआ तो उसकी राजधानी क्या थी? कुर्नूल थी। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, हमने आंध्र प्रदेश के बारे में सारे महत्वपूर्ण फैक्ट आपको उपस्थित करा दिए हैं, जो कि हमारे पॉलिटिक्स से रिलेटेड भी हो सकता है और किसी चीज से हो सकता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर क्या रहेगी? तो एनएसओ द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर जो बताई गई है वो 8.2% है। 8.2% बताई गई है। कितनी बताई गई है? 8.2% बताई गई है। याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा है। भारत का राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन है। राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा जो ये अर्थव्यवस्था से संबंध में जो आंकड़े जारी किए गए हैं, ये हमारे प्रारंभिक परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। इसलिए एनएसओ के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर क्या बताई गई है? वो 8.2। इसे जरूर नोट डाउन करिएगा, अपनी कॉपी पे याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। बुलावा आईसीबीएम इंटरनेशनल कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरनेशनल कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, अंतरराष्ट्रीय महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो बुलावा है, बुलावा का संबंध किस देश से है? बुलावा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का संबंध किस देश से है? तो ये है रूस से है। किससे है? रूस। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में रूस के द्वारा आईसीबीएम जो बुलावा है उसका सफल परीक्षण किया गया है और रूस जिसकी राजधानी है मास्को। रूस जिसकी राजधानी क्या है? मास्को। यहाँ के राष्ट्रपति भी हाल ही में कौन बना है? फिर से चुनाव जीत के व्लादिमीर पुतिन जी बने। कौन बने हैं? व्लादिमीर पुतिन जी। ठीक है, व्लादिमीर पुतिन है। ठीक है, हाल ही में बने हैं। और अब आपको पता ही है यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध जो चल रहा है, उसकी वजह से जो यूरोप में जो अशांति है, जो सीमा पे रूस के साथ हुई है, वो अपने आप में बहुत गंभीर समस्या बनती जा रही है धीरे धीरे। रूस जिसकी राजधानी है मास्को, मास्को किस नदी के किनारे है? मस्कोवा नदी के किनारे है। ब्रह्मोस जो कि ब्रह्मपुत्र और मस्कोवा नदी के नाम पर ब्रह्मोस का रखा गया है। रूस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति हैं और रूस में दुनिया की सबसे बड़ी झील भी है,
जो दुनिया की सबसे बड़ी झील है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगली तरफ, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। एक्सेस नाउ, एक्सेस नाउ के बैन इंटरनेट शटडाउन, ठीक है, रिपोर्ट में शीर्ष स्थान किस देश में? ठीक है, आप जानते होंगे वैश्विक इंटरनेट यानी इंटरनेट जो सुविधा है ये किसके द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है? सरकारी कंपनी के द्वारा और प्राइवेट कंपनियों के द्वारा, दोनों कंपनियां की सुविधा उपलब्ध कर रही है। लेकिन शटडाउन की जो स्थिति है विश्व के सबसे अधिक शटडाउन किस देश में, सबसे अधिक शटडाउन किस देश में देखा गया? यहाँ देखा गया है भारत में गया। ठीक है दोस्तों, एक्सेस नाउ की इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट में स्थान किस देश का है? तो भारत का है। यानी सबसे अधिक किस देश में देखा गया है? भारत में देखा गया है। नदी के किनारे है, अभी हाल में हो रहे हैं भारत में नई लोकसभा और नई लोकसभा नए प्रधानमंत्री बनते हैं, तो वो सारे करंट अफेयर्स हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों एक्सेस नाउ की वैश्विक इंटरनेट शटडाउन में सबसे मिला है भारत को मिला है। फिर अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न है नेशनल इंस्टीट्यूट द्वारा GSAT-20 उपग्रह का किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है GSAT उपग्रह? ठीक है, GSAT-20 उपग्रह फाल्कन से लॉन्च किया गया, फाल्कन 9 से लॉन्च किया गया है, फाल्कन 9 से लॉन्च किया गया। किसका है? स्पेस एक्स का है, स्पेस एक्स का है, अमेरिका का। हमने आपको स्पेस एक्स से संबंधित और भी महत्वपूर्ण चीजें बताई थी। स्पेस एक्स के द्वारा जो स्पेस क्राफ्ट बनाया गया है नासा के साथ मिलकर, उसका नाम है ड्रैगन। क्या नाम है? ड्रैगन। स्पेस एक्स के द्वारा फाल्कन 9 रॉकेट का प्रक्षेपण किया गया है। स्पेस एक्स ने ट्विटर का दृढ़ कर लिया था और इसका नाम रख दिया है एक्स। ठीक है, स्पेस एक्स अंतरिक्ष में भी अपने उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए फाल्कन 9 रॉकेट का उपयोग कर रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या होगा? अगला प्रश्न है हाल ही में NHAI ने, NHAI किसने? NHAI। ठीक, अगला प्रश्न क्या है? NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टोल दरों को बढ़ा दिया है। NHAI ने टोल दरों को बढ़ा दिया है, टोल दरों को बढ़ा दिया है, टोल दरों में 5% की वृद्धि, टोल दरों में वृद्धि कर दी है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं हमारे लिए इंपॉर्टेंट है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 10 फरवरी। कब हुई? 10 फरवरी 1995 को। जी हाँ दोस्तों, NHAI की स्थापना कब हुई थी? 10 फरवरी 1995 को हुई थी। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि आप जानते ही हैं लोक सेवा आयोग के द्वारा तारीख से रिलेटेड, दिनांक से रिलेटेड फैक्चुअल चीजें बहुत पूछी जाती हैं, और उसमें से ये हो सकता है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? फरवरी 1995 को की गई थी। किस एक्ट के तहत? क्या एक्ट आया था? 1988 में। क्या एक्ट आया था? 1988 में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए एक्ट बनाया गया था। नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1988। इसकी स्थापना होती है इस एक्ट के तहत 10 फरवरी 1995 को। कब होती है? 10 फरवरी 1995 को इसकी स्थापना होती है, और इस स्थापना के बाद से ही ये भारत में हाईवे के विकास के लिए काम करती है। यानी हाईवे के विकास, राष्ट्रीय हाईवे जो है, राष्ट्रीय NH जो है, नेशनल हाईवे के विकास पे काम करती है। वर्तमान में 1,32,000, ठीक है, 1,32,000 किलोमीटर, 1,32,000 किलोमीटर, लगभग 1,32,000 किलोमीटर की नेशनल हाईवे भारत में विकसित किए जा चुके हैं। वर्तमान में 1,32,000 किलोमीटर से अधिक के हाईवे भारत में विकसित किए जा चुके हैं, जो कि आधुनिक डाटा है, वर्तमान का डाटा है, कल परसों का डाटा है, जिसका 1,32,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे विकसित किया जा चुके हैं। भारत में सागरमाला प्रोजेक्ट और फिर उत्तर दक्षिण गलियारा, पूर्व पश्चिम गलियारा जो बनाया जा रहा है, उत्तर दक्षिण गलियारा, पूर्व पश्चिम गलियारा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? उत्तर दक्षिण गलियारा जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जा रहा है तमिलनाडु के, और पोरबंदर से लेकर सिलचर तक जा रहा है पूरा पश्चिम गलियारा, पोरबंदर से लेकर सिलचर तक जा रहा है पूरा पश्चिम गलियारा। उत्तर दक्षिण गलियारा जा रहा है श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक। दोनों कहाँ मिल रहे हैं? दोनों मिल रहे हैं झांसी में। दोनों कहाँ मिल रहे हैं? झांसी में। इसके अलावा सागरमाला प्रोजेक्ट भी बनाया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा, भारतमाला प्रोजेक्ट है। ये सारे प्रोजेक्ट सड़क के निर्माण के लिए है। NHAI भारत में राष्ट्रीय हाईवे यानी राष्ट्रीय नेशनल हाईवे के विकास के लिए जिम्मेदार है। नेशनल हाईवे का विकास कैसे होगा, किन किन परिस्थितियों में होगा, क्या क्या तकनीकियां यूज की जाएंगी, उन सबके लिए ये जिम्मेदार है। और NHAI जो भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनके विकास के लिए कार्य कर रहा है। भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या जो है, इसके बारे में जो नवीनतम तथ्य हैं वो आप लोग याद रखिएगा। सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-44 हो गया। वर्तमान में सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-44 है। कौन सा है? NH-44। NH-44 भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-44 है। और सबसे छोटा राजमार्ग है 327B। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है 327B। ठीक है, 327B। ठीक, याद रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय हाईवे कौन सा है? सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा है? तो लॉन्गेस्ट है, लॉन्गेस्ट यानी सबसे लंबा, लॉन्गेस्ट कौन सा है? NH-44। और स्मॉलेस्ट कौन सा है? NH-327B। स्मॉलेस्ट कौन सा है? स्मॉलेस्ट है
NH 327B। तो दोस्तों आज की करंट अफेयर्स में बस इतना ही। मिलते हैं कल एक बार फिर से नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। 27 अक्टूबर अब की बार पूरा पार करना है प्रारंभिक परीक्षा को, और समीक्षा अधिकारी 22 दिसंबर को है। तो दोनों परीक्षाओं को हमको दोनों प्रारंभिक परीक्षाओं को पास करना है। इसके लिए करंट अफेयर्स की जो श्रृंखला है आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगी। मैंने जैसा कि प्रारंभ में ही मोटिवेशन बोला था, जिंदगी भी कच्ची नींद की तरह है। अगर आप जाग गए तो सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। यदि आप जाग गए तो सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। किंतु आपने अगर नींद को स्वीकार कर लिया तो फिर आपको सफल होने की कोई भी संभावना जो है वो खत्म हो गई। आपके सफल होने की कोई भी संभावना शून्य हो जाएगी। इसलिए सफल होने की संभावना खत्म हो जाए, इसलिए अपनी कच्ची नींद से जागिए और आज से ही लग जाइए। 27 अक्टूबर बहुत दूर नहीं है। जून चल रहा है, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। जून चल रहा है, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर आने में बहुत टाइम नहीं लगेगा। अगर आज से आप पढ़ना शुरू करेंगे, करंट अफेयर्स पर दिन का 10 दिन देखेंगे, और मेरी कोशिश ये है कि आपको 1 साल के करंट अफेयर्स के साथ जोड़ दिया जाए, जो प्रारंभिक परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। और दोस्तों इस प्रारंभिक परीक्षा में मैं खुद ही शामिल होऊंगा, इसलिए आप लोगों को वही करंट अफेयर्स उपलब्ध कराए जाएंगे जो कि प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होंगे। तब तक के लिए मिलते हैं कल एक बार फिर से नए वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।